हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मेरा नाम मितेश है और आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ IAS PCS में स्वागत करता हूं। बिहार इकोनॉमिक सर्वे या बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 हम लोग कर रहे थे। पहला पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें 2 चैप्टर मैंने शुरू के अभी कवर किए हैं। आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। तो अगर आपको अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पहला पार्ट देख लें। उसमें इनिशियल डिटेल्स दी हुई हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट देखें। इसके साथ साथ बजट की भी वीडियो अपलोडेड है। बिहार का बजट जो है उसको भी देखें। बहुत अच्छा इन डेप्थ एनालिसिस है, एकदम विस्तृत विश्लेषण आपको मिलेगा मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से। बिहार के सभी एग्ज़ाम्स में बिहार का इकोनॉमिक सर्वे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं वो इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं। मैं 68 BPSC में कितने जो क्वेश्चंस आए हैं उसको मैं पॉइंट आउट करूँगा जब मैं पढ़ा रहा हूँगा, और लास्ट में सबसे मैं आपको बताऊँगा कि कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं टोटल हम गिनेंगे तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस जो हैं वो 68 प्रीलिम्स में लगभग इकोनॉमिक सर्वे के से ही डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो ये गेम चेंजिंग हो सकता है, डिसाइडर हो सकता है जो लोग 5 से 6 नंबर से रह गए हैं और उनका इकोनॉमिक सर्वे वाले क्वेश्चंस अगर गलत हुए हैं तो। चलिए, 2 चैप्टर हमने कर लिए थे। थर्ड चैप्टर पे हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर एवं अलाइड सेक्टर। एग्रीकल्चर एवं अलाइड सेक्टर की अगर हम बात करें, कृषि एवं सहवर्ती योजना, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में आता है एग्रीकल्चर, ठीक है। उसका सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में जो हिस्सा है वो 21.1% है। हमने वहाँ भी देखा था प्राइमरी सेक्टर में कि 21.1% है। अगर हम प्राथमिकी क्षेत्र में वृद्धि की बात करें तो 9.6%, ये भी हमने पहले पढ़ लिया है। तो ये दोनों डाटा हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसको रिपीट किया गया है। लैंड यूटिलाइजेशन, भूमि का उपयोग का पैटर्न जो है वो यहाँ पे दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो है वो नेट सोन एरिया, दैट इज़ शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा है, लगभग 53.9% है। और सबसे कम जो है कल्चरेबल वेस्ट है, ठीक है। तो हमें एक सीक्वेंस याद रखना है। सबसे ज़्यादा नेट सोन एरिया शुद्ध बुआई क्षेत्र होता है, उसके बाद कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि होती है, उसके बाद फैलो लैंड होता है, परती भूमि होती है। तो ये एक पैटर्न याद रखना है छोटे से बड़े या बड़े से छोटे के क्रम में। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता की हम बात करें तो फसल सघनता सबसे ज़्यादा का प्रतिशत जो है 1.44 है। पिछली बार भी 1.44% ही था, ये भी 1.44% ही है। अभी सबसे ज़्यादा है शिवहर में और सबसे कम है पूर्णिया में। तो हमने कहा था मार्क करेंगे हम, तो हम लोग मार्क कर लेते हैं ये पॉइंट, इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट जो है हमारा, क्योंकि इसमें जो है हम लोग एक्सेप्शंस में आ गए हैं। जैसे कि हाईएस्ट यहाँ पटना ना हो के शिवहर है, पहली ऐसी चीज़ जहाँ पे पटना ना हो के शिवहर है, और दूसरी लोएस्ट में जो है शिवहर ना हो के पूर्णिया है। तो शिवहर अकेली ऐसी जगह अभी तक आई है जहाँ पे कुछ अच्छा है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी है शिवहर में, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या कर लिया है, मार्क कर लिया है। ये मार्क हमने इसलिए किया ताकि जब भी हम रिवीजन करेंगे उस मार्क चीज़ पे फोकस हमें ज़्यादा रखना है। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है, नॉर्मल ट्रेंड से अलग चीज़ हमने देखी है। सर्वाधिक कहाँ? शिवहर में, सबसे कम कहाँ? पूर्णिया में। नेट सोन एरिया की अगर हम बात करें, हमने देखा नेट सोन एरिया सब कुल भूमि उपयोग के पैटर्न में सबसे ज़्यादा थी। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें भी नेट सोन एरिया सबसे ज़्यादा भोजपुर में है। ये भी, यहाँ पे भी पटना नहीं है, ध्यान रखना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इसको किस तरीके से याद रखा जा सकता है, ये सभी के सभी जो हैं यूपी बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं, यूपी बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। तो यूपी बॉर्डर के पास जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं। आपको पता है यूपी के बॉर्डर के पास सोन नदी आती है, उससे पहले है कर्मनाशा नदी है, फिर गंगा नदी आती है, उधर से गंडक आती है, घाघरा आती है। तो ये वाला जो एरिया है बक्सर, भोजपुर, सिवान वाला जो एरिया है, ये काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, उपजाऊ है यहाँ की ज़मीन, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो नेट सोन एरिया है वो सबसे ज़्यादा है, निवल बुआई का जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। यूपी के बॉर्डर वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उन मेनली वहाँ पे जो है नेट सोन एरिया सबसे ज़्यादा है।
ठीक है। ऑपरेशन होल्डिंग की बात करेंगे तो ऑपरेशनल होल्डिंग का मतलब क्या होता है, प्रयुक्त जोते, मतलब कि स्मॉल, लार्ज और मार्जिनल जो होते हैं, सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक ऑपरेशनल होल्डिंग प्रयुक्त जोते कौन सी हैं, लेस देन 1 हेक्टेयर। ठीक है। मार्जिनल वाले जो हैं वो सबसे कम हैं। लार्ज, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है वैसे लोग सबसे कम हैं, और जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीनें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है। फसल क्षेत्र में अगर हम बात करें, ये बीपीएससी के 68 बीपीएससी के प्रीलिम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन, इस बार पूछा गया था। शुगर केन, फूड ग्रेन, सीरियल, पल्सेस, ये सब में पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, तो 94.3% फूड ग्रेन में सीरियल और पल्सेस आती हैं। ठीक है। तो अगर इनका हम ऑर्डर देखें तो सीरियल सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद पल्सेस, फिर शुगर केन, फिर ऑयल सीड, दैट मीन्स अनाज सबसे ज़्यादा होता है, दलहन की खेती, उसके बाद ईख उससे कम और तिलहन उससे कम। ये 68 बीपीएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है। टोटल फूड प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, 184.9 लाख टन, 184.9 लाख टन टोटल फूड प्रोडक्शन है। कुल खाद्यान्न उत्पादन, ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, इसको याद रखना है अपने को। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी की हम बात करते हैं, उत्पादन तथा उत्पादकता का स्तर है अलग अलग फसलों में। पैडी की अगर हम बात करें तो पैडी, यहाँ पे ध्यान रखना है, पैडी रोहतास में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही ज़्यादा है। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी रोहतास में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। वीट, गेहूं की अगर बात करें तो प्रोडक्शन रोहतास में ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी वेस्ट चंपारण में ज़्यादा है। मक्के की खेती की बात करें तो कटिहार और अररिया, कटिहार में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी कहाँ है, अररिया में। तो हम अगर बात करें, मक्का की खेती सबसे ज़्यादा किशनगंज वाले एरिया में ही होती है। वहाँ पे कटिहार हो गया, अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया। मैं एक बार एग्ज़ाम देने के लिए 67 जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसका जो सेंटर था मेरा फॉरबिसगंज में पड़ा था, तो फॉरबिसगंज गया था मैं एग्ज़ाम देने। तो वहाँ मैंने देखा था कि लोग नेशनल हाईवे पे, रोड पे ही मक्के को छील के अलग अलग दाने करके उनको सुखाते थे वहाँ पे। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि भाई मक्के की खेती जो मेनली होती है वो किशनगंज वाले एरिया में होती है, तो कटिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन है, और उत्पादकता जो है वो अररिया ज़िले में सबसे ज़्यादा है। पल्सेस की हम बात करते हैं, पटना में सबसे ज़्यादा है प्रोडक्शन, और जहानाबाद में उसकी प्रोडक्टिविटी है। पी वाली दो चीज़ें हैं, पोटैटो एंड पल्सेस, पोटैटो एंड पल्सेस। तो पी वाले दोनों चीज़ें पटना में ज़्यादा है, पोटैटो भी पटना में हम देखेंगे आगे ज़्यादा है, पल्सेस भी पटना में ज़्यादा है। ठीक है। जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि यहाँ पे चीज़ें याद करने में थोड़ी दिक्कत हो तो उसका कोई ना कोई ट्रिक मैं यहाँ पर आपको बता दूँगा जिससे आप याद कर सकते हैं। जहानाबाद में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, बाकी जगह पे हमें प्रोडक्टिविटी नहीं दिखती है, प्रोडक्शन मेनली देखना है। शुगर केन आपको भी पता है कि नेपाल वाले एरिया में होता है, नेपाल से जो बॉर्डर सटा हुआ है वहाँ पे वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, इन दोनों जगह पे होती है। तो सबसे ज़्यादा जो होती है प्रोडक्शन वो वेस्ट चंपारण में होता है। बनाना, केला की अगर बात करें, केला मधुबनी में सबसे ज़्यादा होता है, और हाईएस्ट प्रोडक्शन सारे फूड में अगर क्वांटिटी वाइज अगर हम बात करें तो हाईएस्ट प्रोडक्शन किसका है, बनाना का है। अमरूद की बात करें तो नालंदा में सबसे ज़्यादा अमरूद होता है। आम की बात करें तो दरभंगा आपको पता है फेमस है आम के लिए, जीआई टैग है वहाँ के आम को। आम्रपाली आम हो गया, फिर जर्दालू आम हो गया, तो ये सब आम जो है वहाँ के जीआई टैग है। सबसे ज़्यादा एरिया में अगर कोई चीज़ होती है पूरे बिहार में तो वो मैंगो होता है। लीची की बात करें तो पता है आप सबको, लीची मुजफ्फरपुर का शाही लीची जीआई टैग है उसे, और पूरे वर्ल्ड में फेमस है वो, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है शाही लीची मुजफ्फरपुर का। पोटैटो हमने अभी बात करी थी, हाईएस्ट प्रोडक्शन एंड एरिया, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका होता है एरिया वाइज सबसे ज़्यादा, और हाईएस्ट प्रोडक्शन भी इसी का है, और ये पटना में सबसे ज़्यादा होता है। बोला मैंने पी से। प्याज नालंदा में होता है, कॉलीफ्लावर बंदा गोभी वैशाली में, ब्रिंजल ये भी नालंदा में 3 चीज़ें हो रही थी, ब्रिंजल ओनियन एंड गुआवा, 3 चीज़ें नालंदा में हो रही थी। 2 चीज़ें पोटैटो एंड पल्सेस पटना में हो रही थी। बाकी आप याद रख सकते हो, कुछ चीज़ें हैं। ठीक है। जैविक कॉरिडोर स्कीम की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप सभी को पता है 13 डिस्ट्रिक्ट में होती है, 13 डिस्ट्रिक्ट में लागू की गई है अभी 13 डिस्ट्रिक्ट। अगर आपने बिहार का ज्योग्राफी पढ़ा है, उसमें बिहार के मैप्स पढ़े हैं और रिवर गंगा के
देखा है तो रिवर गंगा अराउंड 12 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है रिवर गंगा, 12 डिस्ट्रिक्ट। लेकिन ये यहाँ पे जो है इसमें ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है 13 डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है नालंदा जो गंगा नदी के किनारे पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ भी प्रैक्टिस की जा रही है। इन 13 डिस्ट्रिक्ट, इन 13 ज़िलों में नालंदा का भी नाम है। तो ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जहाँ पे नहीं होती है। तो आपको 12 डिस्ट्रिक्ट के नाम तो पता है, लेकिन अगर आपको उस लॉजिक से अगर याद है कि भाई गंगा के किनारे वाले ज़िले हैं तो उसमें नालंदा फिर रह जाएगा और गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। फूलों की बात करते हैं। फूलों में मैरीगोल्ड सबसे ज़्यादा, उसके बाद गेंदा सबसे ज़्यादा, उससे कम गुलाब। ठीक है, मैरीगोल्ड आप पता है सबसे ज़्यादा क्यों, क्योंकि स्टेट फ्लावर है। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ हो गई। मेंस के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन आता है कि इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द हॉर्टिकल्चर सेक्टर। हॉर्टिकल्चर सेक्टर मतलब बागवानी उत्पादों के विकास हेतु राज्य ने क्या किया है। कुछ स्कीम्स हैं। हॉर्टिकल्चर एक तरीके से अगर बात करोगे, स्टार्ट अगर आप करोगे ऐसे हॉर्टिकल्चर रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है या एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, उसमें हॉर्टिकल्चर का अगर पार्ट आप लिख रहे हो तो उसमें आप सीधा सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हो। न्यू सनराइज सेक्टर है, ये नया उदीयमान क्षेत्र है। यहाँ पे 2 स्कीम है, MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड CM हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम। MIDH जो है वो 23 डिस्ट्रिक्ट में है और CM हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम जो है वो 15 डिस्ट्रिक्ट में। मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन 15 जिलों में है और समेकित बागवानी विकास मिशन जो है वो 23 जिलों में है। मशरूम के हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, मशरूम के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम लोग। बिहार एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, पूरे इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूस होता है मशरूम यहाँ पे। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लीची हनी तथा मस्टर्ड हनी। मशरूम, लीची के शहद तथा सरसों के शहद का उत्पादन में अग्रणी है बिहार। मखाना डेवलपमेंट प्रोग्राम, मखाना आपको पता है, मिथिला मखाना, ये भी एक इस बार के 68 प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। GI टैग जो मिला था इसे, तो मखाना डेवलपमेंट प्रोग्राम मखाना के विकास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। GI टैग आपको पता होने चाहिए। मिथिला मखाना, शाही लीची, मगही पान, जर्दालू आम, कतरनी चावल, ये सब जो है वो बिहार के GI टैग है। बिहार की एग्री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, बिहार निवेश प्रोत्साहन नीति में 7 उत्पाद को चिन्हित किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपको सातों के सातों को, क्योंकि डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन से नहीं हैं या कौन से हैं। तो मखाना होगा ही होगा, GI टैग है इसको। मक्के की खेती बहुत ज़्यादा होती है बिहार में, इस साल में 2 बार होती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। हमने अभी बात करी, गुआवा हो गया, लीची हो गया, आम हो गया। मेडिसिनल प्लांट्स इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, बहुत सारे वन बनाए गए हैं मेडिसिन वाले। ठीक है, एरोमेटिक प्लांट्स, हनी एंड टी। ठीक है, ये 7 प्रोडक्ट्स हैं, ये 7 उत्पाद हैं जिनको चिन्हित किया गया है बिहार एग्री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में। ठीक है, चाय को नोटिफाइड हॉर्टिकल्चर क्रॉप बताया गया है। विशेष फसल योजना के तहत बागवानी फसल के रूप में अधिसूचित किया गया है चाय को। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चाय पे भी एक क्वेश्चन आया था इस बार किशनगंज में, किस जगह पे 68 प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो चाय सबसे पहली चाय किस जगह पे किशनगंज में किस जगह पे हुई थी। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था 68 प्रीलिम्स में। 20th लाइफ स्टॉक सेंसस की हम बात करते हैं, ध्यान रखना है कौन सा सेंसस 2019 में हुआ है। ये पशुगणना 2019 का। टोटल लाइफ स्टॉक की संख्या जो है वो 3.65 करोड़ है। 3.65 करोड़ है कुल पशु। इसमें सबसे ज़्यादा कैटल है, फिर गॉट है, फिर बफेलो है। कैटल के बाद बफेलो नहीं है, ध्यान रखना है। कैटल के बाद गोट है, गोट के बाद बफेलो है। मैक्सिमम एनिमल जो ट्रीट हुए हैं वो पटना में है। हम बात यही कर रहे हैं कि पटना में सब कुछ हो, जो भी होगा पटना में ही होगा, तो पटना में ही हो रहा है। मैक्सिमम एनिमल ट्रीट भी पटना में हो रहे हैं और मैक्सिमम इम्यूनाइजेशन, सर्वाधिक पशु का इलाज पटना में हो रहा है। सर्वाधिक टीकाकरण भी कहाँ हो रहा है, पटना में ही हो रहा है। ठीक है, बिहार का लाइफ स्टॉक मास्टर प्लान जो है वो क्या है, 2018-19 से लेकर 2022-23। डायरेक्टली पूछा जाता है ये चीज़, यही वाला डाटा पूछा जाएगा। 18-19 से 22-23 या 18-19 से 23-24 या 18-19 से 24-25 या 18-19 से 21-22, ऐसे करके 4 ऑप्शन होंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है 4 साल का है ये, 18, 19 to 22, 23। ठीक है,
तो बिहार में पशुधन मास्टर प्लान जो है वो किसके द्वारा होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्सेज पशुधन एवं मत्स्य संसाधन निदेशालय द्वारा बिहार लाइव स्टॉक मास्टर प्लान दिया जाता है। टोटल मिल्क के प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 121.19 लाख टन फूड का था, 121 लाख टन मिल्क का प्रोडक्शन है। उसमें मिल्क सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, मिल्क काऊ से आता है, गोट्स, फिर बफेलो से, फिर गोट से। ध्यान रखना है, अगर वहाँ पे हम लाइव स्टॉक के नंबर्स की बात कर रहे थे तो कैटल सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद गोट था, लेकिन गोट से इतना हमें दूध नहीं मिलता है जितना बफेलो से मिल जाता है, तो यहाँ पे बफेलो आगे हो जाती है। काउज ग्रेटर देन बफेलोज ग्रेटर देन गोट, ठीक है। फ़िश प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे कि फ़िश इनलैंड, बिहार में जो भी फ़िश होती हैं वो इनलैंड अंदर पॉन्ड्स बना के, तालाब बना के किए जाते हैं। बाहर से भी मछलियाँ आती हैं, लेकिन मेनली प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ से वो होता है, तालाब बना के किया जाता है, फ़िश पालन किया जाता है, मछली पालन किया जाता है। तो मधुबनी में सबसे ज़्यादा फ़िश प्रोडक्शन होती है। मेंस के लिए अगर हम बात करें कि कुछ स्कीम्स हैं जो मछली पालन में काम आती हैं। मुख्यमंत्री चौर डेवलपमेंट स्कीम, मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, रिवर रैंचिंग प्रोग्राम, नदी मत्स्य पालन कार्यक्रम, पीएम मत्स्य संपदा योजना, फिश क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, मछली फसल बीमा योजना, पेन फिश फार्मिंग इन ओपन वाटर, खुले पानी में पेन मछली का पालन। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो मछली पालन को बढ़ावा देने के काम आ रही हैं, ठीक है। हाउ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन बी इम्प्रूव, एग्रीकल्चर कृषि उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब कृषि उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में कुछ चीज़ों की बात का जिक्र किया है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बाकी अलग से और पूरा जो आंसर है वो अगर चाहिए होगा तो आप बता सकते हैं, मैं अलग से प्रिपेयर कर दूंगा उसको, ठीक है। लेकिन अभी इकोनॉमिक सर्वे में किन बातों पे ध्यान दिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में ने बोला है कि हाई क्वालिटी एग्रीकल्चर इनपुट्स अगर हम अच्छे कर लें, अपने हाई क्वालिटी के कर दें, जैसे कि सीड्स होते हैं, बीज हैं, मशीनें हैं, उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, इनकी क्वालिटीज़ को अगर हम अच्छा कर लेंगे तो डेफिनेटली क्या होंगी, ये उत्पादन और उत्पादकता दोनों को बढ़ाने के काम आएगी, ठीक है। फर्टिलाइजर्स, उर्वरक खपत की अगर हम बात करें तो राबी सबसे ज़्यादा, राबी में उर्वरक सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं खरीफ से, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करें तो पूर्णिया, फिर यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे मार्क कर लेना है, पटना नहीं है यहाँ, ठीक है, पटना नहीं है, पूर्णिया है। पूर्णिया सबसे ज़्यादा, उसके बाद रोहतास, उसके बाद ईस्ट चंपारण। पूर्णिया में हमने देखा था क्रॉपिक इंटेंसिटी सबसे कम थी, ठीक है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, इनिशिएटिव्स लिए गए, कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चरल प्रोग्राम, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम, जैविक कॉरिडोर योजना हमने ऊपर पढ़ा अभी, जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा बीजों की जेनेटिक पहचान करना, सीड सेक्टर इनिशिएटिव, बीज क्षेत्र की पहल कदमियाँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 2 जगह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, चंडी में और एक देसारी में। चंडी में जो खुला है वो नालंदा में है वेजिटेबल्स के लिए, सब्जियों के लिए, और देसारी वैशाली में है जो कि फ्रूट्स के लिए है। वैशाली आपको ध्यान रखना है, वैशाली है कहाँ पे, वैशाली मुजफ्फरपुर के पास है, तो वैशाली मुजफ्फरपुर के पास है, तो वहाँ पे फ्रूट्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फ्रूट्स होते हैं वहाँ पे। केला आपको पता है हाजीपुर में केला होता है बहुत अच्छा, उस वैशाली से थोड़ा सा आगे ही मुजफ्फरपुर है, तो वैशाली से लेकर मुजफ्फरपुर के पूरे एरिया में खाली लीची मिलेगी आपको, आम भी बहुत होते हैं वहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देसारी कहाँ पे है, फ्रूट्स वाली एरिया है, फ्रूट्स वाला एरिया है, तो वैशाली के आसपास का एरिया वैशाली है। आपको नालंदा और वैशाली में कंफ्यूज नहीं होना है, वैशाली फ्रूट्स के लिए वैसे भी फेमस है। हाजीपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, तो हाजीपुर से मुजफ्फर के बीच का ही कॉरिडोर जो है वो वैशाली कहलाता है। तो चंडी की अगर हम बात करें, चंडी नालंदा में है, तो ये वेजिटेबल्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे बनाया गया है, उत्कृष्ट केंद्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एफपीओज, कृषि उत्पादक संगठनों का प्रवर्तन एवं निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, हमने देखा ई नैम
इनैम है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। तो कृषि विपणन का विकास के लिए, ठीक है। अब आगे तो चलते हैं। ये तो कुछ स्कीम्स हो गई जिससे एग्रीकल्चर को हम गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, खासकर बिहार सरकार की, कोशिश करेंगे कि एक अलग से वीडियो लाएँ, उस अलग से वीडियो में सारी की सारी स्कीम्स को डिस्कस करें, ठीक है। प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन इन बिहार। बिहार में जो प्रोक्योरमेंट होता है फूड ग्रेन का, जो पीडीएस में हम बांटते हैं, ठीक है, टारगेटेड पीडीएस में, तो वो कहाँ के थ्रू होता है? बिहार स्टेट फूड सिविल कॉरपोरेशन, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन। बॉडी का नाम याद रखना है, क्या करती है वो ध्यान रखना है, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। वन लाइनर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। सीधा इसमें यहाँ एफसीआई डाल देंगे, बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन, और एक दो बॉडी और डाल देंगे और आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। खाद्यान्न खरीदारी बिहार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के जरिए होती है। इरिगेटेड एरिया की अगर हम बात करें, सिंचाई क्षेत्र, सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल, ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल, क्योंकि बारिश होती है, उतनी ज़्यादा बारिश यहाँ होती नहीं है, तो साल भर जो भी हमारी खेती होती है वो किस पे डिपेंडेंट है? मानसून डिपेंडेंट है, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। बिहार में भी कैनाल्स बन रहे हैं, बिहार में भी ट्यूबवेल हैं, तो अभी कैनाल्स उतने अच्छे से विस्तृत तरीके से नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से अभी भी ट्यूबवेल से लोग ट्यूबवेल और वेल का प्रयोग करते हैं सिंचाई के लिए। तो ट्यूबवेल अभी भी अच्छा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसके बाद कैनाल है, उसके बाद टैंक है। ग्रोस इरिगेटेड एरिया की अगर हम बात करें तो रोहतास सबसे ज़्यादा है। रोहतास में ही एक तरीके से अगर हम बात करें तो रोहतास वेल डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ हमने देखा कि गेहूँ और धान दोनों ही सबसे ज़्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी दोनों ही रोहतास में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये रोहतास, ये बिहार नहीं, ये पटना नहीं है, इसको भी एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा मार्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पटना नहीं है। दूसरी जगह पे तो शिवहर है, कोई दिक्कत नहीं है, लोवेस्ट है, चलेगा, जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वही है। रोहतास हाईएस्ट एरिया अंडर कैनाल भी है, ये भी ध्यान रखना है। तो रोहतास एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छा है। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया वहाँ सबसे ज़्यादा है, मतलब सकल सिंचाई क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। नहरों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र भी रोहतास में ही है, सबसे ज़्यादा धान वहाँ होता है, सबसे ज़्यादा गेहूँ वहाँ होता है ना। और ट्यूबवेल के अंडर सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो कौन है? समस्तीपुर है, तो ये भी मार्क करने वाला है, पटना नहीं है यहाँ पे आंसर में, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इरिगेशन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इरिगेशन पोटेंशियल किस कैनाल के थ्रू आता है? वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट, वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट आता है। और अगर ये मेजर सोर्सेज, वृहद और मध्यम सोर्सेज में अगर बात करें उनसे, अगर माइनर सोर्सेज की बात करें तो टैंक्स के थ्रू। तो साउदर्न बिहार में अगर हम बात करें तो टैंक्स, अहर और पाइन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तालाब सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं माइनर सोर्सेज के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिहार में, साउथ बिहार में वाटर लेवल काफ़ी नीचे है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ में। नॉर्थ बिहार फ्लड वाला एरिया है, साल में लगभग सालों भर पानी होता है वहाँ पे, तो अच्छा खासा एरिया है, तो वहाँ पे कैनाल से काम चल जाता है। लेकिन साउदर्न बिहार में क्या है, गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, तो सूखा, ड्रॉट अफेक्टेड एरिया साउथ बिहार में ज़्यादा है, इसलिए टैंक्स पे निर्भर है हम लोग। तो माइनर सोर्सेज की अगर हम बात करें तो टैंक्स, तालाब जो हैं, अहर्स एंड पाइन्स यूज़ करते हैं सर्वाधिक। माइनर सोर्सेज से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा टैंक, और मेजर और मीडियम सोर्सेज की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ पे है? बीरपुर, सुपौल में है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो केंद्र खोले गए हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर पटना में और फिजिकल मॉडलिंग सेंटर या भौतिक मॉडलिंग केंद्र और गणितीय मॉडलिंग केंद्र। भौतिक वाला बीरपुर में है। बीरपुर में क्यों खोला गया है भौतिक वाला? कोसी, मेनली कोसी को स्टडी करने के लिए खोला गया है, क्योंकि कोसी आपको पता है कितनी तबाही लाती है, सौरा ऑफ बिहार कहा जाता है उसे, तो मेनली उसके लिए। तो एक फिज़िकल मॉडल, फिज़िकल मतलब ऑन द फील्ड पे हमें काम करना है, तो उसके लिए बीरपुर सुपौल में खोला गया इसलिए। और मैथमेटिकल मॉडल, उसके डेटा को प्रोसेस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए पटना में भी खोला गया है, उसे हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर बोला है और वो पटना में है। ये सेकेंड मोस्ट एडवांस्ड है आफ्टर सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन पुणे इन द फील्ड ऑफ वाटर साइंसेज। वाटर साइंस के क्षेत्र में दूसरा सबसे उन्नत संस्थान है जल विज्ञान के क्षेत्र में, ये सेंटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, एंटरप्राइज सेक्टर, उद्यम क्षेत्र।
उद्यम क्षेत्र को जानने से पहले, के बारे में कुछ जानने से पहले, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। हमने अभी देखा कि सेकेंडरी सेक्टर जो है, सेकेंडरी सेक्टर द्वितीय क्षेत्र जो है, द्वितीय क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन का हिस्सा है जीएसडीपी में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, सबसे कम है। इवन प्राइमरी से भी, प्राथमिकी से भी कम है। तो सबसे तो दिक्कत क्या है यहाँ पे, मतलब हम बढ़ क्यों नहीं रहे हैं एंटरप्राइज। सेकेंडरी सेक्टर हमारा, द्वितीय क्षेत्र हमारा बढ़ क्यों नहीं रहा है, उसके साथ इशू क्या है, ना बढ़ पाने की वजह क्या है। छोटे पैमाने में प्रोडक्शन होता है, बहुत बड़ा इशू है ये। आउट माइग्रेशन मतलब उत्प्रवास, यहाँ के लोग बाहर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि अपने घर में रहना। बाहर 8,000 10,000 कमाने से ज़्यादा अच्छा है ना कि आप घर में 6,000 7,000 ही कमाओ, लेकिन लोग बाहर जाना पसंद करते हैं। उसकी वजह से हमारे पास लेबर कम हो जाता है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश में कमी। टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड, तकनीकी रूप से हम लोग पिछड़े हुए हैं, बाकी स्टेट से उतने ज़्यादा विकसित नहीं हैं। लेस कंड्यूसिव टू थ्राइव स्टार्टअप, नए उद्यम के कामयाब होने की अनुकूल परिस्थिति कम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे। इससे ज़्यादा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको हम लोग और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। अभी आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैंने बस ये चीज़ लिखी है। लेकिन फ्यूचर ब्राइट है, फ्यूचर हमारा उज्ज्वल है, भविष्य उज्ज्वल है। क्यों उज्ज्वल है, कैसे उज्ज्वल है। लो कॉस्ट लेबर है हमारे पास, हमने बोला सस्ता श्रम है हमारे पास। उस सस्ते श्रम को हम यूज़ करें तो बहुत ही चीप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। उस चीप प्रोडक्ट्स को आप अगर मार्केट में सेल करोगे तो वो बहुत अच्छा कम्पीट करेगा इंटरनेशनल, नेशनल मार्केट पे अगर बहुत अच्छा कम्पीट करेगा बाकी स्टेट्स के प्रोडक्ट से। दूसरा, इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर रहा है लेस डेवलप्ड एरियाज़ में। लेस डेवलप्ड एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ ज़्यादा होती है। आपको पता है यूएस से पहले से डेवलप्ड एरिया है, वहाँ 2 से 3% की अगर ग्रोथ हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग स्टेज है, डेवलपिंग यहाँ पे 10-15 अगर इकनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इंटरनेशनल कोई इशू ना हो जो अभी चल रहे हैं, तो 15% तक ग्रोथ को गेन करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि हमारा रेफरेंस लेवल कम है, आसानी से हम लोग ग्रो कर सकते हैं। वो तो लेस डेवलप्ड एरिया में अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो आपकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। काफ़ी तेज़ी से आप अपना इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना कर सकते हो। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसे एरियाज़ से जो डेवलप्ड है वहाँ से शिफ्ट होकर अब कहाँ आ रहा है, लेस डेवलप्ड एरिया। तो बिहार वन ऑफ द डेवलपिंग स्टेट, बहुत अच्छा फ्यूचर है इसका आगे आने वाले 20 से 30 सालों में। गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट कर रही है, सहायता गवर्नमेंट की नीति बहुत सारी, जैसे स्टार्टअप नीति हो गई, टेक्सटाइल पॉलिसी हो गई, बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पे पॉलिसी है, ईवी पॉलिसी हो गई। तो ये सब पॉलिसीज़ जो हैं गवर्नमेंट की जो है ये सपोर्ट करती हैं आगे आने वाले फ्यूचर्स जो भी स्टार्टअप्स हैं या जो भी बिजनेस हैं उनको थ्राइव करने के लिए। Focus on key specialist areas such as food processing, ethanol production and the renewable energy which are future. इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण तथा नवीकरण ऊर्जा पर निवेश जो कि भविष्य है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं। माइनिंग एंड क्वेरिंग आती है, मैन्युफैक्चरिंग आती है, विद्युत गैस जलापूर्ति एवं जल अनुपयोगी सेवाएं आती है, और कंस्ट्रक्शन आती है। तो ये 4-5 चीज़ें आती हैं सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ और सेकेंडरी सेक्टर में वृद्धि जो भी थी और उसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत हिस्सा है, यह हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। नॉन एग्रो, गैर कृषि में फैक्ट्रीज़, नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज़ की टर्म्स में बात करें तो गैर कृषि में फैक्ट्रीज़ ज़्यादा हैं कृषि आधारित से, ठीक है। अगर कृषि आधारित पे बात करें तो शुगर इंडस्ट्री जो है, टोटल जो मिल है, शुगर मिल है वो कितनी है, 9 है। टोटल शुगर मिल 9 है, ये डाटा याद रखना है। इकोनॉमिक सर्वे 22-23 में शुगर मिल जो है वो कितनी रही हैं ऑपरेशनल, शुगर मिल 9। डेयरी इंडस्ट्री की हम बात कर सकते हैं, इस पर कुछ डाटा नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिया। नॉन एग्रो बेस्ड में सबसे पहला हैंडलूम एंड पावरलूम, हैंडलूम और पावरलूम, बिहार इंडस्ट्री, ये आपको ध्यान रखना है, पॉलिसी ध्यान रखनी है। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022। मेंस में डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कौन से ईयर में आया था, 2022, 2021, 2010, 2020, इस तरीके से। भागलपुर सिल्क को जीआई टैग है, पता है आपको, भागलपुर रेशम को जीआई टैग मिला हुआ है। भागलपुर क्लस्टर, टोटल क्लस्टर्स हैं कितने हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। भागलपुर क्लस्टर जो है वो इंडिया में सेकंड है आफ्टर कर्नाटका, कर्नाटका के बाद दूसरे नंबर पे आता है प्रोडक्शन, उत्पादन तथा निवेश में, रेशम के उत्पादन तथा निवेश में। 38 में से 14 ज़िले हैं जो कि टेक्सटाइल वस्त्र परिधानों के उत्पादन में अपना हिस्सा
अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। मलबरी सिल्क सबसे ज़्यादा सहरसा में होता है, तसर सिल्क सबसे ज़्यादा बांका में होता है। ये भी एक तरीके से मार्क कर लेंगे, जो हम बाद में रिवीजन के समय इस पर फोकस ज़्यादा करेंगे। मलबरी सिल्क सहरसा में एंड तसर सिल्क बांका में। इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 में लाई गई थी। लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर किसी सेक्टर की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण में बात करें, फूड प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सीमेंट सेक्टर है, उसके बाद इथेनॉल इंडस्ट्री है। तो ये ट्रेंड याद रखना है, डायरेक्टली ट्रेंड पूछा जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा, उसके बाद सीमेंट, उसके बाद इथेनॉल इंडस्ट्री। बियाड़ा नीति 2022 में लाई गई है, याद रखना है। टोटल क्लस्टर्स हमने बात करी थी, टोटल क्लस्टर 9। चीनी मिल भी कितने हैं ऑपरेशनल? 9 कौन कौन से हैं? बेगूसराय, भागलपुर, गया, पटना, दरभंगा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया एंड सहरसा। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ है? पटना में, उसके बाद मुजफ्फरपुर में, उसके बाद भागलपुर में। ये 3 याद रखने हैं सीक्वेंस वाइज। पटना में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद मुजफ्फरपुर में, उसके बाद भागलपुर में। 9 क्लस्टर हैं। कौन कौन से 9 क्लस्टर हैं उसको ध्यान रखना है। इथेनॉल प्रोडक्शन की पॉलिसी जो है वो 2021 में लाई गई है। इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति जो है 2021 में। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में लाई गई है। 2016 में पहली बार आई थी ये बिहार स्टार्टअप नीति। माइनिंग एंड क्वायरिंग की बात करें तो सैंड माइनिंग सबसे मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है माइनिंग एंड क्वायरिंग में। माइनिंग एंड क्वायरिंग में सैंड, आपको भी पता है कि सैंड माइनिंग इन बिहार में कितना बड़ा एक इशू है। बहुत इलीगल माइनिंग होती है सैंड माइनिंग में, खासकर गंगा के किनारे, गंगा के तटों पे तो इतनी ज़्यादा इलीगल माइनिंग होती है जो कैन नॉट इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते कितनी इलीगल माइनिंग होती है। ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। नहीं, इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस। अच्छा, इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस, कल्चरल सेंटर है कहाँ पे? बोधगया में है। मंदार रोपवे कहाँ है? बांका में, मंदार रज्जू मार्ग। कोटेश्वर धाम ध्यान रखना है, गया में है। राजगीर रोपवे पता है आपको, नालंदा में है। प्रकाश पुंज पटना साहिब में है। वृंदावन आश्रम ईस्ट चंपारण में है एंड कालीबंग टेम्पल भी ईस्ट चंपारण में है। प्रेतशिला, दुंगेश्वरी, ब्रह्मयोनी। प्रेतशिला के बारे में पूछा गया था शायद 66 बीपीएससी में प्रेतशिला 1 के बारे में पूछा गया था। तो प्रेतशिला, दुंगेश्वरी एंड ब्रह्मयोनी ये तीनों हिल्स हैं तीनों, गया में, गया डिस्ट्रिक्ट में। वनावर जहानाबाद में गया। मुंडेश्वरी कैमूर। रोहतासगढ़ नाम में ही है, रोहतास। पहला बर्ड फेस्टिवल कालरव कहाँ पे मनाया गया था? नागी में, जमुई में। फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल ध्यान रखना है, ये शायद प्रीलिम्स में पिछली बार आ चुका है। फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल कालरव, नागी में, जमुई। बायोडाइवर्सिटी पार्क, जैव विविधता पार्क, इसको ध्यान रखना है डायरेक्टली। जैसे इस बार 68 प्रीलिम्स में आपका सिल्वर रेवोल्यूशन, ग्रे रेवोल्यूशन, ये इस पे क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग टाइप, उस तरीके से इसमें पूछा जा सकता है। क्योंकि अब डीपली जाके पूछा जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि ध्रुव उद्यान पूर्णिया में, कुशियार गाँव एंड रानीगंज अररिया, माधवपुर बायोडाइवर्सिटी पार्क जमुई एंड पिपर घाटी गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा कहाँ है। डायरेक्टली वो लोग 4 ऑप्शन दे सकते हैं और मैच द फॉलोइंग मिलान करने के लिए दे सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे है। तो इसके बारे में आपको ये जो डाटा है आपको पता होना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए ताकि गलती ना हो वहाँ पे। विष्णु भट टेम्पल कहाँ पे है? गया में है, पता है आपको। गया जी डैम रिसेंटली इंडिया का सबसे पहला रबर डैम है। कौन सी नदी पे है? फल्गु नदी पे है। नाम क्या है इनका? गया जी डैम। नीतीश कुमार जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, श्रम, रोजगार तथा कौशल। पीरियोडिक लेवल PLFS सर्वे जो है इसका डेटा भी 68 प्रीलिम्स में पूछा गया है। आप देखिएगा क्वेश्चन, तो PLFS के डेटा को भी नज़रअंदाज नहीं करना है।
एक बार ग्रो थ्रू हो लेना है बिहार का जो भी डाटा है उसको, ठीक है। तो सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता क्या है? शेयर ऑफ टोटल एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पीपल इन द टोटल पॉपुलेशन। इसका मतलब श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी में रोजगार प्राप्त तथा बेरोजगार की कुल आबादी का हिस्सा। टोटल रोजगार और बेरोजगार दोनों को लेके चलना है, कुल आबादी में कितने लोग होते हैं, ठीक है। बिहार में अगर हम बात करें 42.2% है, जो कि इंडिया से काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट 16% कम है। बिहार में श्रम शक्ति ऑलमोस्ट 16% कम है, 40% के आसपास है, ध्यान रखना है। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए क्या है? लोवेस्ट है, बिहार में लोवेस्ट है दोनों के लिए ही, सारे स्टेट से अगर कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। इसका एक डेटा है यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान रखना है। बिहार के लिए 42.5 अगर रूरल में याद करें, अगर शहर में याद करें तो 40.2, और अगर ऑल में याद करें तो 42.2। मेनली जो हमें ध्यान रखना है वो ऑल का ध्यान रखना है, 42.2 एंड 58.4। ये मैंने पूरा डेटा यहाँ पर लिख दिया है, 2021 का डाटा है ये। वर्कर पॉपुलेशन रेशो, शेयर ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन इन द टोटल पॉपुलेशन, शेयर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन। अब इसमें सिर्फ रोजगार वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, हमने उधर बात करी थी LFPR में कि रोजगार और बेरोजगार दोनों थे। यहाँ पे क्या है? सिर्फ रोजगार व्यक्तियों का हिस्से की बात कर रहे हैं। ये भी क्या है? लोवेस्ट है। श्रम जो है वाले लोग हैं जो है वो पूरे इंडिया में सबसे लोवेस्ट है, बिहार में, लोवेस्ट इन बिहार अमंग ऑल द स्टेट। अगर इसमें डेटा की अगर हम बात करें तो ऑल क्या आ जाएगा? 40.0 WPM। वहाँ 42.2 था, यहाँ 40.1 है, ठीक है। 40.5, 36.1। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी लगभग 15% का डिफरेंस है इंडिया से। निर्भरता अनुपात, डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? डिपेंडेंट पॉपुलेशन अपॉन द वर्किंग पॉपुलेशन। डिपेंडेंट पॉपुलेशन कौन से होते हैं? बच्चे और बूढ़े, बच्चे और बूढ़े जो खुद से अपनी लाइवलीहुड या अपने पैसे खुद नहीं कमा पाते, 0 से 14 साल और 64 साल, ये याद रखना है, 0 से 14 वाले और 64 से ज़्यादा वाले, ठीक है। और वर्किंग पॉपुलेशन कौन से होते हैं? 15 से 64 वाले जो होते हैं, वो कामकाजी आबादी होती है 15 से 64। इन दोनों का जो अनुपात होगा वो डिपेंडेंसी रेशियो कहलाएगा। डिपेंडेंसी रेशियो डिपेंड करता है विपरीत समानुपाती होता है इंट्रा हाउस होल्ड एलोकेशन के, परिवार के अंदर आवंटन के। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए एक घर में 5 लोग हैं, तो एक घर में 5 लोग में से सिर्फ एक ही कमा रहा है, तो उसको पाँचों का खर्चा बियर करना पड़ेगा, पाँचों का खर्चा उस बंदे को ही निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर पाँचों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं और पाँचों अलग अलग कमाते हैं, तो क्या होगा कि उसका आवंटन हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आवंटन होगा, डिपेंडेंसी रेशियो क्या हो जाएगी? उतनी ही कम हो जाएगी। तो वही हमने बोला विपरीत समानुपाती है। डिपेंडेंसी रेशियो कम हुई कब? जब आवंटन बढ़ा। आवंटन कम हो जाएगा तो डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये भी क्या है? हायर है, जो नहीं होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, जो कम है। डिपेंडेंसी रेशियो कम होना चाहिए, जो ज़्यादा है। तो ये एक तरीके से अपोजिट है। तो ये एक इशू है जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिहार में क्या है? ये भी इंडिया से, ऑल इंडिया से ज़्यादा है, 5.1% है। और ग्रामीण में कम है, ये ध्यान रखें, ये चीज़ ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। ग्रामीण में कम है। पार्टिसिपेशन रेशियो की अगर हम बात करें तो अर्बन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है देन रूरल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। लेकिन तो नहीं तो लोगों को पता रहेगा कि क्या, लोगों को यही रहेगा कि अर्बन में कम है और रूरल में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, बल्कि ऐसा नहीं है। रूरल में अनएम्प्लॉयमेंट कम है, अर्बन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। एग्रीकल्चर अभी भी लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, बोथ मेल फीमेल दोनों में, और इंडिया और बिहार दोनों में। आपको पता है ना, प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरी देता है, ठीक है। लार्जेस्ट एम्प्लॉय, सर्वाधिक रोजगार जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है। वेजेस की अगर हम बात करें तो वेजेस का गैप ध्यान रखना है, 28% गैप है, जो कि बिहार का इंडिया से कम है। इंडिया में 36% गैप है। मजदूरी का जो फासला है वो 28% है बिहार में, 36% है भारत में। सबसे ज़्यादा पासपोर्ट कहाँ से मिलते हैं? सिवान। तो ये भी ध्यान रखना है, पटना नहीं है यहाँ पे आंसर में, पटना नहीं है, ठीक है। क्या है? सिवान है। सिवान वाले एरिया में लोग बाहर बहुत ज़्यादा जाते हैं, यूएई हो गया,
सऊदी अरेबिया हो गया, कमाने के लिए जाते हैं। गोपालगंज एरिया, सिवान और गोपालगंज में काफ़ी लोग जाते हैं, यूपी के पास का एरिया है वो। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं भौतिक संरचना पे। भौतिक संरचना, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्षेत्र जो है, परिवहन एवं संचार क्षेत्र, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ इन द कंट्री। हाईएस्ट ग्रोथ इन द कंट्री इन द मतलब क्या है कि अगर बिहार के ट्रांसपोर्ट, परिवहन एवं संचार क्षेत्र की वृद्धि की बात की जाए तो पूरे भारत में सारे स्टेट में सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में ग्रोथ हुई है तो वो किसकी हुई है? बिहार की हुई है। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रेल, सबसे ज़्यादा रोड परिवहन है बिहार में विस्तारित, और सबसे कम और उससे कम क्या है? रेलवे है। वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, वाटर और एयर की बात करें तो वो क्या है? नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जिनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अब धीरे धीरे वाटर ट्रांसपोर्ट बना है, NH वाटरवे जो स्थापित हुए हैं, पहला वाटरवे हल्दिया से लेकर बनारस तक, तो उसकी वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट में थोड़ी सी वृद्धि होने की उम्मीद है, कुछ सालों में वृद्धि होगी उसमें, जब तक यूज़। हाँ, अगर हम उसके हिस्से की बात करें तो वायु परिवहन का हिस्सा बहुत कम है, लेकिन अगर ग्रोथ की बात करें तो एयरवेज जो है, वायु परिवहन सबसे ज़्यादा हाई, सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो किस में हुई है? वायु परिवहन। मतलब लोग अब ट्रेन से ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं फ़्लाइट को। क्यों? क्योंकि टाइम सेव करता है, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको वो 1 से 2 दिन आपकी आने जाने में, अगर 2 दिन वो आपके वैसे ही बचा दे रहा है तो आपकी सैलरी बच जा रही है एक तरीके से, तो ऑलमोस्ट उतना ही पड़ जाता है। तो एयरवेज में जो भी की तरफ रुझान जो है वो लोगों का धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, अगर रोड एक्सीडेंट की टर्म्स में बात करें तो 15वें रैंक पे है बिहार, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, हाईएस्ट इन तमिलनाडु। ठीक है, केरला और वेस्ट बंगाल के बाद तीसरे नंबर पे है। अगर हम पथ घनत्व की बात करें, क्या होता है पथ घनत्व? सड़क की लंबाई पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर, पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर में पथ का घनत्व होता है, उसमें तीसरा स्थान है बिहार का। थर्ड हाईएस्ट नेशनल हाईवे डेंसिटी मतलब राष्ट्रीय उच्च पथ घनत्व में पंजाब और हरियाणा के बाद, यहाँ पंजाब हरियाणा है नेशनल हाईवे में, वहाँ टोटल रोड डेंसिटी में केरला और वेस्ट बंगाल है, दोनों जगह पे तीसरे स्थान पे है बिहार। नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा पटना में है, एज एक्सपेक्टेड पटना है, कोई दिक्कत नहीं है। लोएस्ट शिवहर में है, एज एक्सपेक्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। सड़क की लंबाई, ठीक है, 8th है। अगर हम स्टेट हाईवे रोड डेंसिटी की बात करें, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे में 3rd था, स्टेट हाईवे में 8th है। केरला कौन सा है? पहला अभी भी कौन है? केरला है, वहाँ पे भी केरला था। ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बेनिफिट जिनको मिल रहा है इंडो नेपाल बॉर्डर रोड से। इंडो नेपाल बॉर्डर रोड से 7 डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा मिल रहा है। कौन कौन से वो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं आपको पता है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी, किशनगंज। BSR DCL बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर ऑपरेशनल सिंस अप्रैल 2009। बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड अप्रैल 2009 से कार्यरत है। बिहार राज्य पुल निर्माण विभाग 11 जुलाई 1975 से कार्यरत है। डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है जो कि लॉन्गेस्ट है भारत में। कहाँ बन रहा है? छपरा, सारंग में। कौन से फंड से? सेंट्रल रोड इन्वेस्टमेंट फंड, केंद्रीय सड़क निवेश कोष के तहत सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है जो कि छपरा में है। ठीक है, अगर हम बात करें व्हीकल रजिस्ट्रेशन में, तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन में यूपी के बाद 3rd नंबर पे, यूपी और महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन। व्हीकल क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट व्हीकल क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट व्हीकल वो होते हैं जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, लाइक बस हो गया, ट्रक हो गया, टैक्सी हो गया, 3 व्हीलर हो गया, ये सब चीज़ें। और नॉन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो है वो 7th पोजीशन पे है। नॉन ट्रांसपोर्ट क्या हो गया? पर्सनल व्हीकल्स, लोगों के पास जो पर्सनल व्हीकल, उसमें 7वें नंबर पे है। वाहनों के निबंधन में बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट BSRTC, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 1959 में बना है, 1959 में स्टैब्लिश हुआ है। और रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट 1950 के तहत
बिहार स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड 2008 में इस्टेब्लिश हुआ है। क्या कार्य है इसका? भवन निर्माण की योजना तथा डिज़ाइन बनाना, निर्माण, जीर्णोद्धार, उत्क्रमण तथा रख रखाव करने के मकसद से हुई है। ठीक है, ये ख़त्म हुआ चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। मिल भी है, 9 शुगर मिल है, 9 क्लस्टर भी 9 थे। 9 ई गवर्नेंस के अवार्ड मिल चुके हैं। कब से? 2007 के बाद से बिहार को। ठीक है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में मिला है प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर इनोवेशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। डिजिटल इंडिया पुरस्कार मिला है महामारी के दौरान ऐसे नवाचार करने के लिए। ठीक है, ये डाटा याद रखना है। 50.7 टेलीफोन कनेक्शन, मतलब हर 2 लोग के पास एक फ़ोन है। हर 2 लोग के पास एक फ़ोन है, इस तरीके से याद रखना है। 50.7 टेलीफोन कनेक्शन पर 100%। कवरेज अगर भारत नेट की बात करें तो 98.7, ऑलमोस्ट 100%, क्लोज टू 100% भारत नेट द्वारा ग्राम पंचायतों का आच्छादन 100% के पास ही है हम लोग। मोस्टली नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे तक हम लोग 100% गेन कर लेंगे। स्कीम फॉर अचीविंग ई गवर्नेंस, ई शासन को लागू करने हेतु कुछ योजनाएं हैं जिसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा योजनाएं थी, लगभग सारी योजनाएं जो हैं वो ई गवर्नेंस से रिलेटेड ही होती, तो उसको हम लोग अलग से डील कर लेंगे। अगला, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की अगर हम बात करें तो 329 किलोवाट आवर का बिजली खपत है प्रति व्यक्ति। मोस्ट प्रॉस्परस एनर्जी कंजप्शन में अगर बात करें, सेम पटना, सबसे कम सेम शिवहर। कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ, तो हमें पता है यही 2 होंगे जो होंगे। ठीक है, पटना एंड शिवहर। लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक सेक्टर, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे इंडिया में भी डोमेस्टिक घरेलू उपभोक्ता जो हैं वो बिजली के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। ठीक है, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? बेगूसराय में है। बरौनी ताप विद्युत केंद्र जो है वो NTPC के अंडर आता है, ध्यान रखना। पहले ये बिहार के अंडर था, बिहार में इसका कुछ स्टेक था, बट अब पूरी तरीके से NTPC को ट्रांसफ़र कर दिया है बिहार ने। कांटी बिजली उत्पादन निगम भी NTPC के पास है। ये कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में है। ये ध्यान रखना है आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नाबीनगर कहाँ पे है? औरंगाबाद में है। ये भी NTPC के पास है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड एग्जीक्यूटिव एजेंसी है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फील्ड पावर प्रोजेक्ट एट चौसा बिहार, चौसा बक्सर। सतलुज जल विद्युत निगम चौसा बक्सर के में ग्रीन फील्ड विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए क्रियान्वयन अभिकरण है। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट ध्यान रखना है कहाँ पे है? बांका में है। सोलर प्रोजेक्ट जो है वो 2 जगह पे है, कजरा इन लखीसराय। ध्यान रखना है, इस बार कदीराबाद का क्वेश्चन दरभंगा वाला आया था। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट में दरभंगा नहीं पूछा उन्होंने, एकदम दरभंगा के अंदर जाके पूछा है। तो ये ध्यान रखना है, कजरा इन लखीसराय एंड पीरपैंती इन भागलपुर। ये 2 जगह पे सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्टैब्लिश होने वाला है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हमने बात करी ना, ये 68 BPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। कदीराबाद दरभंगा एंड राजपोखर इन सुपौल। हाईएस्ट कैपेसिटी मिनी एंड स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट में हमने बात करी थी, वहीं पे बात करी थी पहले भी। कोसी हाइडल प्रोजेक्ट कटैया सुपौल, बीरपुर सुपौल। सर्वाधिक क्षमता अति लघु तथा लघु जल विद्युत केंद्र परियोजनाओं में कोसी जल विद्युत केंद्र कटैया, बीरपुर सुपौल। कुछ जल विद्युत परियोजना है जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। कोसी हाइडल पावर प्रोजेक्ट आपको पता है बीरपुर सुपौल 2 बार आ चुका है ये। ईस्टर्न गंडक कहाँ से निकलती है? चंपारण में से आती है, वेस्ट चंपारण में से, तो वेस्ट चंपारण। सोन वेस्टर्न लिंक रोहतास एंड सोन ईस्टर्न लिंक औरंगाबाद। ये जो है ये कन्फ्यूजन वाला है कि वेस्टर्न किधर है ईस्टर्न किधर है। आपको मैप में जाना है, मैप में देखना है कौन वेस्ट की तरफ है, कौन पूर्व में है, कौन पश्चिम में है। रोहतास जो है वो पश्चिम में है और औरंगाबाद जो है वो पूरब में है, तो उसके बीच में से सोन निकलती है। तो उस तरीके से आपको याद कर लेना है कि वेस्टर्न में रोहतास है तो इसलिए रोहतास में है वो, ईस्टर्न में जो औरंगाबाद है तो औरंगाबाद, तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। त्रिवेणी कनाल गंडक नदी पे है, गंडक नदी वहीं वेस्ट चंपारण से आती है, वेस्ट चंपारण। अरवल में 3 प्रोजेक्ट हैं, अरवल, अगनूर एंड बेलसार। ये तीनों प्रोजेक्ट अरवल में है। कैसे याद रखना है इसको बताऊँगा मैं, अब अभी पढ़ लो बस। टेलाबाग, नसरीगंज, सिबारी, जयनगर एंड शिरखिंड, ये रोहतास में है। ये 5 प्रोजेक्ट रोहतास में है। अब हमें अरवल और रोहतास के प्रोजेक्ट को याद करना है, तो इसको याद करने के लिए हमने एक
ट्रिक बनाई है। अरवल में सारे बेल में अंगूर लगे हैं। याद रखना आपको, अरवल में सारे बेल में अंगूर लगे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अरवल सारे बेल, बेलसार को मैंने सारे बेल लिख दिया है, आपको याद रख लेना है। सारे बेल, बेलसार को सारे बेल में, अगनूर को अंगूर लिख दिया है मैंने, ठीक है। बस याद रखने के लिए, बस आपको एक माइंड, कॉन्शियस माइंड में ध्यान रहना चाहिए कि अरवल, बेलसार एंड अगनूर, ठीक है। इसी तरीके से रोहतास में ध्यान रखना है। नासिर जंग ने रोहतास के सिरखंड में ढेला मारकर सेब गिराया। नासिर इज़ नसरीगंज, जंग इज़ जयनगर, रोहतास, सिरखंड यहाँ पे है, ढेला पत्थर जो होता है, ढेला बाग, मारकर सेबारी को किसे याद रख सकते हैं? सेब। तो इस तरीके से 2 एक्रोनिम को आपको क्या रखना है? याद रखना है, इसको मार्क कर देना है। ये जब भी रिवीजन करोगे आपको रिवाइज करते समय इसको एक बार देख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ें। महानंदा नदी पे कुछ प्रोजेक्ट हैं, तो महानंदा नदी पे जो है वो लघु प्रोजेक्ट हैं। क्या प्रोजेक्ट हैं? बसंतपुर अररिया, सोनापुर पूर्णिया, दालखोला किशनगंज, रूपधर किशनगंज। ये 4 प्रोजेक्ट हैं जो महानंदा नदी पे हैं। तो इसको कैसे याद रखा जा सकता है? बसंत में अररिया से पूर्णिया के रास्ते में रूपनंद का ढोकला खाइए। बसंत में अररिया से पूर्णिया के रास्ते में रूपनंद का ढोकला खाइए। बसंत में हमने बात करी बसंतपुर, उसके साथ में ही अररिया होना चाहिए, पता चल जाएगा आपको बसंतपुर अररिया में है। से जो है वो सोनपुर का काम कर रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना है। से जो है वो सोनपुर का काम कर रहा है और उसके साथ है पूर्णिया, तो सोनपुर पूर्णिया के साथ है। रूपनंद और ढोकला ढालखोला एंड रूपनंद, ये 2 चीज़ें हैं। रूपनंद और ढोकला दोनों ही कहाँ पे हैं? किशनगंज में है, जिसको हमने लिखा है खाइए। किशनगंज के से ध्यान रखना है, खाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी गंडक नदी पर भी लघु परियोजना है। रघुनाथपुर एंड बड़ा गोविंदपुर। रघुनाथपुर ईस्ट चंपारण में है, बड़ा गोविंदपुर मोतिहारी में है। तो कैसे याद रखा जाएगा? बूढ़ा रघु ईस्ट चंपारण के बैरन ज़मीन में, बूढ़ा रघु को ईस्ट चंपारण के बैरन ज़मीन में मोती मिला। बैरन समझते हैं ना, बंजर ज़मीन जो होती है। तो बूढ़ा रघु को ईस्ट चंपारण के बैरन ज़मीन में मोती मिला। बूढ़ा मतलब बूढ़ी गंडक, रघुनाथपुर उसमें ईस्ट चंपारण आ गया। बड़ा गोविंद, बैरन को हमने क्या लिखा? बड़ा गोविंदपुर, बैरन को बड़ा गोविंदपुर ज़मीन में मोतिहारी, ठीक है। इसी तरीके से गंडक नदी पे 2 परियोजना हैं, बेतिया वेस्ट चंपारण में और बाघा वेस्ट चंपारण में। दोनों ही वेस्ट चंपारण में है। गंडक नदी पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इसके लिए है एक ट्रिक। गंदी बातों को भगाओ वेस्ट चंपारण से। गंदी बातों को भगाओ वेस्ट चंपारण से। गंदी मतलब गंडक, बातों बेतिया, भगाओ बगाहा और वेस्ट चंपारण, ठीक है। ये तीनों आपको क्या रखने हैं? जब भी आप याद करोगे एक बार तीनों को रिवाइज कर लेना है, बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है ना, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा आपको याद करने में। 2 से 3 बार अगर रिवाइज कर लोगे तो चीज़ें याद रह जाएंगी। नेक्स्ट, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास में हम बात करते हैं। क्यों जीविका इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेंस में आया हुआ है एक बार। जीविका शायद 67th बीपीएससी के मेंस में ही जीविका का क्वेश्चन था। जीविका किस तरह मुख्य जीविका निभाती है? तो जीविका का जो पूरा है इसके बारे में एनालिसिस हम करके जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। जीविका किस तरह मुख्य भूमिका निभाती है? जीविका और बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी BRLPS एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है अंडर द एजेस ऑफ द रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ग्रामीण विकास विभाग के तहत ये संस्था आती है जो कि ग्रास रूट लेवल पर वर्क करती है, आधारभूत स्तर पर काम करती है, जिसका परिणाम साफ तौर पर दिखता है, जिससे अधिक आय में वृद्धि हुई है। विकासात्मक कार्यों में ग्रामीण गरीबों का समावेश हुआ है, इंक्लूजन ऑफ रूरल पुअर इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। इसका आउटकम क्या है? नतीजा क्या हुआ है कि महिला स्वयं सहायक समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो बढ़े हैं। बैंक में जो ऋण है वो 3 गुना हुआ है। व्यवहार में परिवर्तन हुआ है तथा ग्रामीण गरीबों को आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में पता चला है और उन्होंने उनका फ़ायदा उठाया है।
बहुत सारी स्कीम्स हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। पशु सखी सर्विस मॉडल, पशु सखी सेवा मॉडल, जो कि ट्रेन करती है इन्हें टीकाकरण, कृमिनाशन, गर्भधारण, बधियाकरण, मछली पालन इत्यादि के प्रशिक्षण देने में। दीदी की रसोई कम्युनिटी रन कैंटीन है। टोटल कितनी है? 75 है, ये इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी रन कैंटीन है जो प्रोवाइड करती है क्वालिटी फूड प्रोवाइड करती है। अस्पताल के रोगियों को गुणवत्तापूर्वक भोजन प्रदान करती है कर्मचारियों संस्थानों में। ठीक है। ग्रामीण बाजार एक उद्यम मॉडल है जिसके तहत स्वयं सहायता समूह सदस्यों द्वारा संचालित सदस्य किराना दुकानों को उचित दर पर किराना सामान उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। किराना सामान ग्रोसरीज जो हैं उनको उपलब्ध कराते हैं। किचन गार्डन रसोई बाड़ी ग्रो सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अराउंड द। आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स साल भर उगा सकते हैं जो आपके अपने खर्चे के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के काम आ सकें। और भी अधिक सामाजिक और पर्यावरणीय क्रियाकलापों में लगी है, जैसे स्वास्थ्य तथा आपदा संबंधी स्थितियों के लिए स्वास्थ्य जोखिम कोषी से धनराशि तथा शहद की प्रसंस्करण एवं पैकिंग सुविधा का उपलब्ध कराना, मेडिकल इमरजेंसी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ हनी, ये सब चीज़ें। जीविका वुमेन इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, JYS प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमाइज इंस्टॉलेशन सर्विसेज ऑफ द सोलर एंड द इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स। सौर ऊर्जा, सौर तथा विद्युत उत्पादों के उत्पादन, वितरण तथा कस्टमाइजेशन में हेल्प करती है ये। ठीक है। हरित जीविका, हरित बिहार 1.5 करोड़ सैपलिंग कम्युनिटी मेंबर्स को दिए गए हैं। दीदी की नर्सरी क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्वच्छ एवं हरा भरा परिवेश एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु इंक्लूजन ऑफ पब्लिक विद डिसेबिलिटीज़, निःशक्त व्यक्तियों का समावेश, रिसोर्सेज यूटिलाइज टुवर्ड्स होलिस्टिक एम्पावरमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड सोशल इंक्लूजन ऑफ PWD इन रूरल कम्युनिटीज़ थ्रू दिव्यग्राम द्वारा ग्रामीण समुदाय में निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के समग्रता एवं सशक्तिकरण, पुनर्वास तथा सामाजिक समावेश के लिए जीविका के संस्थानों का उपयोग किया जाता है। ये मेनली था जीविका के बारे में। बहुत सारी स्कीम्स हैं जो जिनकी वजह से जो बेनिफिट हुए हैं, क्या क्या आउटकम मिले हैं उसके बारे में, इसके बारे में थोड़ा डीप से और आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने जितना इकोनॉमिक सर्वे में लिखा था आपको प्रोवाइड करा दिया। मनरेगा सबसे ज़्यादा जॉब कार्ड कहाँ से मिले हैं? गया से। पटना नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना है, तो इसको मार्क कर लेना है। पटना नहीं है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा शेयर ऑफ वुमेन यहाँ भी क्या है? ईस्ट चंपारण है, यहाँ भी पटना नहीं है, इसको भी मार्क कर लेना है। शेयर ऑफ वर्क ऑन द इंडिविजुअल लैंड, व्यक्तिगत ज़मीन पे जो सबसे ज़्यादा काम हुए हैं मनरेगा में। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में ध्यान रखना है। 2006 में आया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कानून। जिला परिषद की अगर हम बात करें तो 38 जिला परिषद है, जितने जिला उतना परिषद। पंचायत समिति 533 है, ग्राम पंचायत 8058 है, ग्राम कचहरी 8058 है। तो ये नंबर याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ग्रांट्स टू लोकल बॉडी, 6th फाइनेंस कमीशन के बारे में अगर हम बात करें, 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन। अगर छठे राज्य वित्त आयोग की बात करें तो उन्होंने जो एलोकेट किए हैं उसमें 70% सबसे ज़्यादा जो तो ग्राम पंचायत में, उसके बाद 15% और 15% पंचायत समिति तथा जिला परिषद को है। परंतु ये फॉलो हुआ नहीं। अगर निकायों को मिलने वाली राशि में हिस्से की बात करें तो ग्राम पंचायत को सबसे ज़्यादा यूनियन फाइनेंस कमीशन केंद्रीय वित्त आयोग से, पंचायत समिति को भी सबसे ज़्यादा यूनियन फाइनेंस कमीशन से मिला है। लेकिन ज़िला परिषद के केस में ध्यान रखना है, राज्य वित्त आयोग से उसको सबसे ज़्यादा पैसा मिला है। तो ज़िला पे जो सबसे ज़्यादा पैसा मिला है वो राज्य से मिला है, लेकिन ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को सबसे ज़्यादा कहाँ से मिला है? यूनियन फाइनेंस कमीशन से मिला है। अगले चैप्टर में आते हैं, अर्बन डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा क्वेश्चन आता है इस पे, इस बार भी आया, लगातार 2 बार से अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन आ रहा है। हम लोग देखते हैं अर्बनाइजेशन अगर 2021 के सर्वे के हिसाब से बात करें तो 11.3 और यहाँ पे 31.2, लेकिन अभी जो है वो 34.9 प्रोजेक्टेड है। और इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में 15.3 पिछले बार के सर्वे में था, इस बार 16.2% है। मतलब अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो 2.02 करोड़ जो हैं वो अर्बन एरिया में रहते हैं, शहरीकरण हो चुका है। और वो पहले कितने थे? 1.17 करोड़ थे।
तो अगर ग्रोथ की टर्म्स में बात करें तो ऑलमोस्ट 10 सालों में 50% शहरीकरण हुआ है बिहार में। लेकिन अगर वही इंडिया में बात करें तो सिर्फ 10% शहरीकरण ही हुआ है, 31 से 34% की तरफ हुआ है। तो हाईएस्ट अर्बनाइजेशन की टर्म्स में बात करें तो पटना कोई एक्सेप्शन नहीं है, सबसे ज़्यादा पटना है, फिर मुंगेर है, फिर नालंदा है। तीनों के पास 25% से ज़्यादा है। तो ये तीनों नाम याद रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि डायरेक्टली पूछे जाते हैं अरेंज करने के लिए। साउथ ज़्यादा अर्बनाइज है, शहरीकरण साउथ में ज़्यादा है नॉर्थ के कंपैरिजन में। लोवेस्ट अर्बनाइजेशन की बात करें तो सबसे कम मधुबनी में है, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। शिवहर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बांका एंड सीतामढ़ी। नगर निगम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डाटा है। मैंने बहुत अर्बन डेवलपमेंट की वेबसाइट में जाके उसके पूरे PDF में से गिन के निकाला है नगर निगम, क्योंकि इसमें बहुत सारे इस बार नए नगर निगम बने हैं। कुछ नगर निगम नगर परिषद में चेंज हुए हैं, कुछ नगर पंचायत नगर परिषद में बदले हैं, कुछ नगर परिषद जो है वो नगर निगम में बदले गए हैं, तो कुछ का विस्तार हुआ है। तो उससे बहुत कन्फ्यूजन था कितने नंबर है। तो मैंने फाइनली वेबसाइट पे गया मैं अर्बन डेवलपमेंट के बिहार की, वहाँ पे मैंने लिस्ट निकाली, उन लिस्ट को मैंने जोड़ा, अलग अलग किया, उसके बाद ये डाटा निकाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। नगर निगम 19 है, नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत 154 है। और टोटल बॉडीज़ कितनी हो गई? 261 बॉडीज़ हो गई टोटल। कुल टाउन कितने हैं? 142 टाउन है, कुल शहर 142 हैं। टाउन ऑन द बैंक ऑफ गंगा, केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी के किनारे बसे सभी शहरों की नदी को साफ रखने में मदद में उनके प्रदर्शन के आधार पर जो रैंकिंग है उसमें ध्यान रखना है। मुंगेर, पटना, हाजीपुर, यहाँ ध्यान रखना है फिर से कि पटना इज़ नॉट ऑन द फर्स्ट पोजीशन, मुंगेर पटना से आगे है। स्मार्ट सिटीज़, 4 स्मार्ट सिटीज़ हैं बिहार में, पटना, बेगूसराय, बिहार शरीफ एंड मुजफ्फरपुर। अगला चैप्टर आता है बैंकिंग एवं सहवर्ती योजना। बैंकिंग एवं सहवर्ती योजना में सबसे अगर बात करें तो मोस्ट एक्सटेंसिव नेटवर्क किसका है? कमर्शियल बैंक का है। कमर्शियल बैंक में भी सबसे ज़्यादा किसका है? SBI का है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, और उसमें भी सबसे ज़्यादा भारतीय स्टेट बैंक। फॉरेन बैंक का सिर्फ एक बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, वो भी पटना में एक ब्रांच है सिर्फ। शेयर ऑफ बिहार इन इंडियाज़ टोटल बैंक ब्रांच 5%। अगर हम बिहार के पॉपुलेशन की बात करें 8.6% जो है शेयर है उसका बिहार के इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में। उसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो टोटल बैंक ब्रांचेस जो है वो बहुत कम है, 5% ओनली। कैश डिपॉजिट रेशियो क्या होता है? कैश डिपॉजिट रेशियो ऋण जमा अनुपात होता है बैंक के टोटल लोन एज अ परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब जमा ली गई राशि के प्रतिशत में दिया गया कुल लोन क्या कहलाता है? कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट बिहार के लिए 44.2% है, ध्यान रखना है। और उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक का सबसे ज़्यादा, ना कि कमर्शियल बैंक का, ध्यान रखना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का सबसे ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, पूर्णिया का सबसे ज़्यादा कैश डिपॉजिट रेशियो और मुंगेर का सबसे कम है। यहाँ पे फिर हमें ध्यान रखने वाली बात है क्यों, क्योंकि पटना नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको याद कैसे रखना है इसको। मुंगेर प्रॉस्परस, वन ऑफ द प्रॉस्परस एरियाज़ में आता है मुंगेर। पटना के बाद सबसे प्रॉस्परस मुंगेर है। देखिए हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? कैश डिपॉजिट रेशियो की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बैंक जो हमसे पैसा लेता है उसका कितना प्रतिशत लोन में देता है, ठीक है। तो मुंगेर एक प्रॉस्परस एरिया है, समृद्ध एरिया है, समृद्ध जगह है, तो वहाँ पे लोगों को उतनी ज़्यादा लोन की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ लोग लोन लेते नहीं हैं। लेकिन वही हम पूर्णिया की बात करें, अररिया की बात करें, किशनगंज की बात करें, तो ये लेस डेवलप्ड एरिया है। वहाँ पे बिज़नेस करने के लिए या वहाँ पे कुछ भी करने के लिए लोगों को लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस कारण पूर्णिया में सबसे ज़्यादा और मुंगेर में सबसे कम। ये तरीका है याद करने का, मैंने आपको बताया। ये ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट रीज़न हो, ये तरीका याद करने का, किस तरीके से दिमाग में रखी जाए इन चीज़ों को, उसके लिए हमने बताया आपको। NPAs की बात करें तो 11.3% है। NPA मार्च में 2022 में बैंकों का अनिष्पादित परिसंपत्तियाँ। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा NPA हैं। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो सेंसस में इंक्लूडेड हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी, IMR ध्यान रखना है अपने को। 28 है यहाँ और 27 है बिहार में, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ध्यान रखना है 8, 6.9, बस। इससे ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखनी है बस कि क्रूड बर्थ रेट
अशोधित जन्म दर तथा नवजात मृत्यु दर, ये दोनों चीज़ें बिहार से ज़्यादा हैं, बिहार में ज़्यादा हैं इंडिया से। बाकी तीनों चीज़ें क्या हैं, कम हैं। हेल्थ सेंटर की अगर बात करें तो 12 हेल्थ सेंटर हैं पर लाख पॉपुलेशन, 1 लाख पॉपुलेशन प्रति लाख आबादी में। स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, 12। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, जमुई में है, और सबसे कम है सीतामढ़ी में। तो यहाँ भी हमें मार्क करना है, क्यों, क्योंकि पटना नहीं है और शिवहर नहीं है। जमुई में सबसे ज़्यादा बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, शीर्ष जिला है। और प्रतिकूलताग्रस्त जिले में सबसे लोअर नंबर पे कहाँ पे है, कौन है, सीतामढ़ी। जननी सुरक्षा योजना में कुछ पैसे मिलते हैं, वुमेन को 1400 मिलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, और 100 रुपये 1000 रुपये मिलते हैं अर्बन शहरी क्षेत्र में। आशा को 600 ग्रामीण क्षेत्र में मिलते हैं और 400 अर्बन क्षेत्र में मिलते हैं, शहरी क्षेत्र में। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की अगर हम बात करें तो समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे भी पटना नहीं है। गुड। लेकिन यहाँ पे शिवहर है, शिवहर सबसे कम है, तो शिवहर में कोई वो नहीं है, शिवहर सबसे कम ही है। एम्स 2 जगह बन रहा है, एक पटना में है ही, एक दरभंगा में बन रहा है। ध्यान रखना है आपको कहाँ पे, लहेरिया सराय, ठीक है, लहेरिया सराय, क्योंकि जगह का नाम पूछा जा रहा है, आज के डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना है लहेरिया सराय में। टोटल यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, 37 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 17 स्टेट की हैं, राजकीय, 6 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं राजकीय महत्ववान संस्थान, 4 केंद्रीय हैं, 1 डीम्ड है समकक्ष, 1 राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत है, 1 राज्य पोषित मुक्त है, और 7 जो हैं वो प्राइवेट हैं। टोटल याद रखना है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन 1990 में गठित हुई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 ईयर प्लान के क्वेश्चंस आए थे, इस बार भी आपने देखा है। तो पंचवर्षीय योजना के जो क्वेश्चंस हैं अभी भी आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th प्लान, 9th प्लान और यहाँ पे 12th प्लान। 8th प्लान में क्या हुआ था, सबसे पहली बार वुमेन एम्पावरमेंट को रिकॉग्नाइज़ किया था, एक डिस्टिंक्ट वर्ड, महिला सशक्तिकरण को 8वीं योजना के दौरान विशेष लक्ष्य के रूप में मान्यता मिली थी। 9वीं योजना में महिला घटक योजना की अवधारणा शुरू की गई थी, और 12वीं योजना में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण के जरिए योजना निर्माण की प्रक्रिया में लैंगिक समानता इक्वालिटी पर काम करने के लिए मुख्य सूचकों की पहचान की गई थी। तो 8, 9 और 12 12th प्लान ध्यान रखना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। चाइल्ड की पॉपुलेशन पे अगर ध्यान दें तो 4.98 करोड़ है, 48%। चाइल्ड होता क्या है, 0 से 18 साल की उम्र वाला, ठीक है। तो इसमें हमें ज़्यादा चीज़ें ध्यान नहीं रखनी है। स्टंटेड, वेस्टेड, अंडरवेट एंड एनेमिक ध्यान रखना है। तो ऑलमोस्ट स्टंटेड और अंडरवेट 40s के आसपास होता है, ठीक है। तो हमें ये डेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है। वेस्टेड 20 और एनीमिया सबसे ज़्यादा होता है। तो स्टंटिंग क्या होता है, ठिगनापन, उम्र की तुलना में ऊंचाई, सबसे अधिक सीतामढ़ी में है और सबसे कम गोपालगंज में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि पटना और शिवहर नहीं है यहाँ पे। अगर वेस्टिंग की बात करें, वेट फॉर हाइट, दुबलापन, ऊंचाई के अनुसार वजन, सबसे ज़्यादा अरवल में है और सबसे कम कहाँ है, चंपारण में। ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। अंडरवेट की अगर हम बात करें तो अंडरवेट सबसे ज़्यादा अरवल में, सबसे कम चंपारण, वेस्ट चंपारण में। ये भी आपको क्या करना है, रिवीजन के समय ध्यान रखना है। अनीमिया की बात करें तो रक्त ताल्पता 6 से 69 माह में, सबसे कम, सबसे ज़्यादा जमुई में, सबसे कम गोपालगंज में। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो 13 इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको ध्यान रखना है। मैंने ग्राफ में, मैंने मैप में डाल दिया है। लगभग जो होंगे वो कहाँ होंगे, बाउंड्रीज़ पे होंगे, बॉर्डर एरियाज़ में ही हैं सारे इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं, कुछ को छोड़ के, जैसे मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया एंड शेखपुरा। बाकी आपको मैप से थोड़ा सा याद रखने में ज़्यादा आसान होता है, लंबे समय तक थोड़ा याद, इसलिए मैप में मैंने इसको डाल दिया। कितने डिस्ट्रिक्ट है टोटल, 13 ये डिस्ट्रिक्ट जैविक कॉरिडोर में भी थे, ऑर्गेनिक कॉरिडोर में भी थे। पोषण माह, ये क्वेश्चन आ चुका है 68 बीपीएससी में था ये वाला क्वेश्चन। सितंबर में पोषण माह मनाया जाता है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के टारगेट्स को ध्यान रखना है, सभी 2% से हैं एक्सेप्ट अनीमिया जो कि 3% से है, तो ध्यान रहेगा। स्टंटिंग, अंडरवेट, अंडर न्यूट्रिशन एंड लो बर्थ वेट, तीनों ही 2% से हैं, लेकिन अनीमिया कहाँ है, 3% पे है। लास्ट चैप्टर पे आते हैं, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन। सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ हुई है, किशनगंज में हुई है। सबसे कम रेनफॉल कहाँ हुई है, अरवल में हुई है।
ठीक है। वनों को अगर हम देखें तो खुले वन जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद मध्यम, हाँ, मध्यम सघन वन, और सबसे कम क्या है, अति सघन वन। इसको हम फॉरेस्ट का जो सर्वे हुआ है, ठीक है, फॉरेस्ट का जो सर्वे हुआ है 2021 में, उसको हम अच्छे से उसको डील करेंगे, उसमें अच्छे से सारी चीज़ें आ जाएंगी। कार्बन स्टॉक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, मृदागत जैव कार्बन में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक होता है, ठीक है। अगर हम कार्बन स्टॉक को देखें तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, मृदा जैव कार्बन में सबसे ज़्यादा, उसके बाद भूमियोपरि जैव भार, अबव ग्राउंड बायोमास में, उसके बाद और उससे ज़्यादा, उससे कम अधोभूमि जैव भार, बिलो ग्रास बायोमास में, उससे कम। तो इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा पता है हमें कहाँ होती है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, और सबसे कम डेडवुड मृत काष्ठ। क्लाइमेट चेंज का लर्निंग हब है कहाँ पे, पटना जू, पटना पर जलवायु परिवर्तन अधिनियम प्रयोगशाला, पटना के जैविक उद्यान में। बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण में। भीमबंध, मुंगेर, उदयपुर, वेस्ट चंपारण। कैमूर सबसे बड़ा है, कैमूर में। गौतम बुद्धा, जहाँ पे बुद्धा है, गया। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजगीर में। राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नवादा में। कुशेश्वर स्थान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दरभंगा में। बड़ैला झील बर्ड सेंचुरी है, वैशाली में। नकटी डैम बर्ड सेंचुरी है, जमुई में। नागी और नकटी दोनों ही जमुई में है। कन्वर झील बेगूसराय में है। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है, भागलपुर में है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, रिसर्च सेंटर पटना में है लेकिन सेंचुरी भागलपुर में है। अब भागलपुर में सेंचुरी कहाँ पे है, सुल्तानगंज से कहलगांव, ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है, सुल्तानगंज से कहलगांव। अभिषेक पुष्करनी सरोवर वैशाली में है। मनसरवा कैनाल कहाँ पे है, गया में है। किसके, फल्गु नदी में डिस्पोज जो होता है सीवेज, उसको डिस्पोज करने के लिए। मुख्य प्रवाह को दूषित किए बिना शहर के मल जल के निपटारण के लिए। फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ याद रखने हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट 32 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इस बार फ्लड अफेक्टेड रहे, बाढ़ प्रभावित रहे। और ड्रॉट अफेक्टेड कितने डिस्ट्रिक्ट रहे, 11 डिस्ट्रिक्ट रहे। ये पूरा आर्थिक सर्वेक्षण था जिसको हमने पूरे डिस्कस किया, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे, इसमें हमने 68 बीपीएससी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। आपने देखा 7 से 8 क्वेश्चन जो थे वो बीपीएससी 68 बीपीएससी में डायरेक्टली इससे पूछे गए थे। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं 2 घंटे लगेंगे। मैंने आपकी मेहनत को बहुत 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 कम कर दिया है। बस आपको करना क्या है, बस आपको करना ये है कि 2 बार वीडियो देख लेना है। जो जो डिटेल आपको समझ में आती है अपने हिसाब से उसको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, जिसको रेगुलरली आप रिवाइज़ कर सको। इससे आपका फ़ायदा यही होगा कि आपने बहुत आसानी से पूरा 600 पेज का डॉक्यूमेंट का जो मेन सार है और संक्षिप्त विवरण है वो आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ प्रोत्साहित करें ताकि मुझे आगे और इससे अच्छे डॉक्यूमेंट से नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करने में आसानी हो। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और